हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पॉलिटिकल साइंस में नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसमें जो है ना, हम हमने अभी तक दो सेंटर पढ़े थे पावर के, वो है यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। चैप्टर 2 में आपने पढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया ने एक तरीके से उसको सक्सीड किया। ठीक है, तो रशिया भी एक तरीके से इसी जो पावर वाली जो दौड़ थी उसमें से हट चुका था। तो एक ही सेंटर बचा हुआ था पावर का, वो था यूएसए। अब अगर हम इस टाइम की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यूएसए के अलावा कौन कौन से नए सेंटर है पावर के। ठीक है, वो अब कौन कौन से नए सेंटर इमर्ज हुए हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं इंडिया, रशिया, चाइना, ब्रिक्स, शार्क, आशियान, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसमें तो पहला है यूरोपियन यूनियन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये पहले ना एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता गया वैसे वैसे ही इसे इकोनॉमिक से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ठीक है, तो द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर। ठीक है, तो मतलब जो है ना कि एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम का एक वो था ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। और वो उसके मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता था। और जैसे जैसे इसके मेंबर्स बढ़े, ठीक है, जैसे जैसे जो था ना इसका इंस्टीट्यूशन वो मजबूत था हुआ, वैसे वैसे इसने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी से पॉलिटिकल रोल ले लिया। ठीक है, इन 1957 6 कंट्रीज, ठीक है, 6 कंट्री थी जिन्होंने इसको इसको ढूंढा, या फिर फाउंडर कह सकते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। ठीक है, ये 6 कंट्रीज थी। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी ट्रीटी के अंदर क्रिएट हुई थी। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी विच एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन नवंबर 1st 1993। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट ऑपरेट्स एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। ठीक है, इसमें अभी की टाइम अगर हम बात करें तो 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, यूरोप के मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज है ना वो इसी में आते हैं। तो अब इसके बाद एक है ये इसका फ्लैग। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। तो इसमें आप देख रहे हो ये ब्लू कलर का फ्लैग है, इसमें 12 स्टार्स है। ठीक है, तो इट फीचर्स अ सर्कल ऑफ 12 स्टार्स ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद दे स्टैंड फॉर द आइडियल्स ऑफ यूनिटी, सॉलिडेरिटी एंड हार्मोनी। ठीक है, हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। ठीक है, ये याद रखना है, ये जो कुछ वर्ड्स है, क्योंकि इसको एज इट इज लिखना पड़ता है। यूनिटी, solidarity and harmony among the members of among the people of Europe। ठीक है, ये है हमारा फ्लैग। उसके बाद अब एक जब भी कोई काम किया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं। ठीक है, मतलब उद्देश्य है। तो जब इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था तो उसके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो पहला था यूनिफॉर्म फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब एक समान फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी। वैसे अगर हम बात करें तो हर कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसीज होती है, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। और वहीं जब बहुत सारे ग्रुप, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएसए है, ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है अब, ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज है ना यूरोपियन यूनियन में, आप
सबकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी लगभग एक है, कहीं कहीं चेंज हो रखी है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज में एक जैसी है, ठीक है, जिस वजह से इन्हें ऑपरेट करने में बहुत आसानी होती थी, ठीक है। सपोर्ट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल अफेयर एंड जस्टिस, ठीक है, अंदरूनी जितने भी मामले होते हैं ना वो देश के बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो उन मामलों के लिए और जस्टिस के लिए, ठीक है। उसका ट्रेंड ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी, अब जितनी कंट्रीज होती है सबकी अपनी करेंसी होती है, किसी की डॉलर, किसी की यूरो, ठीक है, किसी की दीरम, किसी की रुपीज। अगर वही उसकी जगह एक कंट्री हो तो सबका जो वो है करेंसी वो भी एक तरीके का होता है, जैसे कि यूएसए हो गया हमारा, वैसे यूरोपियन यूनियन में होता है, ठीक है। तो इन दोनों की करेंसी भी एक जैसे ही है और एक ही करेंसी से हम पूरा वो यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री घूम सकते हैं, ठीक है। और वैसे यूएसए में भी होता है, ठीक है, ट्रेंड ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी, ठीक है। उसका वीजा फ्री, मतलब बिना वीजा के आप किसी भी देश में, यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में जा सकते हो। आपने जो भी है लोग यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन मेंबर स्टेट्स के जो लोग हैं, ठीक है, ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है, तो चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन टू पॉलिटिकल, जैसे कि हमने कहा बात करी कि ईईसी, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम का ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था जो कि धीरे धीरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इट बिगेन्स टू फंक्शन लाइक अ लार्ज नेशन स्टेट, उसके बाद इस ये कैसे फंक्शन होने लग गया, जैसे कि एक लार्ज नेशन स्टेट या फिर नेशनल स्टेट फंक्शन करती है, जैसे कि मतलब कोई एक कंट्री चलती है, ठीक है। उसके बाद इसका अपना एंथम है, अपना फाउंडेशन डे है, अपना फ्लैग है, अपना करेंसी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट। इन टर्म्स ऑफ रिलेशन विद हायर कंट्रीज इट हैज लार्जली शेयर्ड अ कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये भाई हमने पढ़ाई कि जितने भी बड़ी कंट्रीज है ये उन सबके साथ, ठीक है, एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को वो करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो 2005 में अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद इसकी जीडीपी जो थी वो यूएसए से भी ज्यादा थी। उसके बाद इसकी जो करेंसी है यूरो, ठीक है, वो कहीं ना आने वाले टाइम में डॉलर के लिए खतरा बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो अगर हम ट्रेड में शेयर देखें ना, ठीक है, तो वो यूएसए से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शेयर में आप देख ही हो कि ये जो ट्रेड शेयर है उसमें कितना ज्यादा है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद इसका एक मेंबर है फ्रांस, ठीक है, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसका मतलब कि जितने भी वो बनेंगे ना रूल्स यूएन में, उन सबको यूरोपियन यूनियन आराम से वो कर सकता है, ठीक है, अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता है उस पर, ठीक है। ऐसे तो कोई नियम नहीं बनेंगे फ्रांस के रहते कि जो उनके जितने भी साथी हैं यूरोपियन यूनियन के उसके खिलाफ हो, ऐसे जरूर बन जाएंगे जिससे उनकी और हेल्प हो, ठीक है। उसके बाद फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर भी है, ये आपको पता ही है, ठीक है। एनपीटी जो हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसमें पढ़ा था कि यही 5 कंट्रीज थी जिन्होंने पहले ही वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू दिस यूरोपियन यूनियन अफेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है। सिर्फ इन्हीं कुछ रीजनों की वजह से ये सबकी जितनी भी पॉलिसीज है ना, ठीक है, वो सबको अफेक्ट करता है आराम से। एज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स इन द वे ऑफ इंटरफेयरिंग इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर, ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो इतना केपेबल है कि वो कहीं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मैटर पे इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है।
और उसकी बात सबको सुननी भी पड़ेगी क्योंकि वो इतना बड़ा है। उसके बाद वीकनेस क्या है, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे पॉइंट पढ़े कि क्या प्लस पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। कितनी बार तो ऐसा होता है जो उसके जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है ना, वो भी उनकी बात नहीं मानते, ठीक है, या फिर वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। इट्स ओन मेंबर कंट्रीज हैव देयर ओन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज ऑल्सो समटाइम्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। कि मतलब अब हमने पढ़ा कि 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, तो जरूरी नहीं है कि 27 उसकी बात मानती हूँ। कुछ कंट्रीज ऐसी है उसमें से जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रखी है या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। ये इसकी वीकनेस है, ठीक है। देयर इज अ रिसेंटमेंट ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरो करेंसी, ठीक है। कि यूरो जो है ना वहां की करेंसी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो अब इम्प्लीमेंटेशन जब कर रहे थे तो उन्होंने तो सोचा था कि सारी की सारी जितने भी हमारी मेंबर्स हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के हर कंट्री में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डेनमार्क और स्वीडन, इन दोनों ने इसका वो किया, ठीक है, विरोध किया। उन्होंने बोला कि हमें यूरो नहीं चाहिए, हमारी जो अपनी करेंसी हम वही चलेंगे, ठीक है। एक रीजन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने जो जितने भी बहुत सारी कंट्रीज है ना यूरोपियन यूनियन के, वो पहले यूएस अलायंस में रह चुके हैं, ठीक है। और यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, वो 2016 में निकल चुका है, ठीक है। यही सारे ये है हमारे वीकनेस। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उसके बाद इस चैप्टर के और वीडियोस बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।